जय हिंद साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी टीम के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसी बुक से आज जो है 11th का अध्याय 4 का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है कार्यपालिका। और जो भी साथी इससे पीछे का क्लास नहीं देखे हैं वो सभी साथी प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास को देख सकते हैं। और जिन साथियों को घटना चक्र और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि सरकार के निम्न में से कौन से अंग है। ठीक है, तो सरकार के जो है कि अंग है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो तीनों है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, डिस्कशन में दिया गया है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग है। यानी सरकार के 3 अंग होते हैं, एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये तीनों मिल करके शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित है। विधायिका जो है कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उसे नियंत्रित भी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि सरकार का वह अंग जो नियम कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, निम्न में से क्या कहलाता है। तो उसको जो है कार्यपालिका बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। डैश सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृति नीतियों और कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सी सरकार हो जाएगा। तो कार्यपालिका सरकार वह अंग है जो विधायिका तथा स्वीकृति नीतियों और कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें डैश कार्यपालिका कहते हैं। तो उन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है अमेरिका में शासन के निम्नलिखित में से कौन व्यवस्था लागू है। तो कौन सी व्यवस्था लागू है। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था जो है कि लागू है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। यानी कह रहा है अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां जो है कि राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, कनाडा में संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन देश अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था का उदाहरण है। तो कौन सा देश है। तो रूस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संसदीय व्यवस्था के लिए न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत नहीं है। तो कह रहा है सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। ये सही है। प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। ये भी सही है। प्रधानमंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। ये भी सही है। और राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। तो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। तो ये जो है कि संसदीय व्यवस्था के लिए न्याय संगत जो है कि नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब डिस्कशन में दिया गया है कि संसदीय सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है। और देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। और अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है और वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। ठीक है, यानी जो राष्ट्रपति है वो विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अध्यक्षात्मक व्यवस्था के लिए असत्य है। ठीक है,
असत कथन को ढूंढना है। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, तो ये तो सही है। कह रहा है प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, तो ये गलत है। राष्ट्रपति विधायिका का प्रति जवाबदेह होता है, तो ये भी गलत है, जवाबदेह नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3 कथन जो है असत है। डिस्कशन में दिया गया है कि अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है, वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है डैश ईस्वी में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई। तो कब किया गया? तो 1978 में किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। डिस्कशन में दिया गया है कि 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई। इस प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है। यह संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग अलग दलों के हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि असत है। ठीक है, कह रहा है संसदीय व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। तो ये गलत। कह रहा है कौन सा कथन असत है। ठीक है, तो ये सही है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है, भी सही है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में संसदीय व्यवस्था है, ये भी सही है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में जो है कि संसदीय व्यवस्था है, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, जो है कि कथन असत है। ठीक है, डिस्कशन में दिया गया है कि संसदीय व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन डैश व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जन प्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। तो यानी ये संसदीय व्यवस्था की बात कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। डिस्कशन में दिया गया है कि भारत में संसदीय कार्यपालिका, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक भारत को 1919 और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है अध्यक्षात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, तो पहला कथन में है कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। तो ये सही है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रिया हैं जो यह सुनिश्चित करती है कि निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी होती है। तो ये कहाँ किस में होता है? तो कार्यपालिका में होता है और विधायिका में होता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों में। कह रहा है संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रिया हैं जो यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी। ठीक है, इसीलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तर पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्ति डैश को दी गई है। तो किसको दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति को निम्न में से कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है। ठीक है, तो कथन दिया गया है, कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है कि प्रत्यक्ष तरीके से नहीं बल्कि जो है कि अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो पहला कथन जो है क्या है? पहला कथन जो है कि गलत है। हमको कह रहा था सत्य कथन ढूंढने के लिए।
तो पहला कथन जो है कि असत है। दूसरा कथन में दिया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचित केवल सांसद करते हैं, तो ये भी गलत है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है, सही है। केवल लोकसभा ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है, तो ये गलत है। लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 3 और 5 कथन जो है सही है। डिस्कशन में दिया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। इस प्रक्रिया के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि महाभियोग प्रक्रिया के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होता है संसद में। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है। यानी महाभियोग कब लगाएगा? जब जो है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करके कोई काम करते हैं, तब जो है कि महाभियोग प्रक्रिया लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसका वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में है? तो 74 के 1 में है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है? ठीक है, किस स्तर पर कर सकता है, कब विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है? तो पहला कथन में दिया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए कह सकता है, तो ये सही है। राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है जिसे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है, यह स्वीकृति देने से मना कर सकता है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है कि संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक को कब पारित किया था? कब पारित किया था? तो 1986 में किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। कह रहा 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया। अनेक लोगों ने इनकी आलोचना की क्योंकि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 1989 निम्न में से किस राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो उस समय में जो है कि राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जेल सिंह थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। डिस्कशन में दिया गया है कि विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं है। इस सिलसिले में एक घटना घट चुकी है। 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक पारित किया। अनेक लोगों ने इसकी आलोचना की क्योंकि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले राष्ट्रपति वेंकट रमन ने उन्हें पुनः विचार के लिए संसद को लौटा दिया। तब तक वह सरकार बदल गई जिसे विधेयक पेश किया था और 1989 में एक नई सरकार चुनकर आ गई और एक दूसरे दलों की जो है गठबंधन सरकार थी। उसने इस विधेयक को दोबारा संसद में पेश ही नहीं किया। इस प्रकार जेल सिंह के द्वारा विधेयक को स्वीकृति देने के निर्णय में विलंब करने का वास्तविक परिणाम यह हुआ कि यह विधेयक कानून न बन सका। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो कह रहा है उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, तो ये तो सही है। इसका निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं, तो ये गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारणों में रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। ये सही है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाते हैं या त्यागपत्र देते हैं या महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे। ठीक है, तो ये सही है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन असत्य है? तो केवल 2 कथन असत्य है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
22 इसमें कह रहा है पॉकेट वीटो से आप क्या समझते हैं। तो पॉकेट वीटो से आप क्या समझते हैं, तो कह रहा है कि अनिश्चित काल तक बिना कोई कार्यवाही किए विधेयक को अपने पास रखना राष्ट्रपति का अधिकार है, इसी को ही पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 इसमें कह रहा है कि मार्च 1998 के चुनाव में राष्ट्रपति नारायणन ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के मात्र कितने दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को कहा था। तो कितने दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। डिस्कशन में दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका 1977 के बाद भारत की दलीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति ने, जैसे मार्च 1998 के चुनाव में किसी भी दल या दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं मिला, भाजपा और उनके सहयोगी दलों को कुल 251 सीट मिली, तो बहुमत से 21 कम थी। राष्ट्रपति नारायणन ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। इससे भी आगे जाकर के राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को कहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 इसमें कह रहा है कि मंत्रिपरिषद का निम्नलिखित में से कौन प्रधान होता है। तो मंत्रिपरिषद का जो है कि प्रधान होता है कौन, प्रधानमंत्री होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री इस परिषद का प्रधान है, अतः मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 इसमें कह रहा है मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में डैश अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है। तो कौन हो जाता है, प्रधानमंत्री हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 इसमें कह रहा है संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे डैश के भीतर या डैश महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। तो कितने महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 इसमें कह रहा है कि संविधान के डैश के पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थिति के अनुरूप तय किया जाता था। तो 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के पहले। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। डिस्कशन में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद का जो आकार है संविधान के 91 संविधान अधिनियम 2003 के पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 इसमें कह रहा है 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 बनाया गया था ताकि मंत्रिपरिषद लोकसभा या राज्यों के मामले में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितना नहीं होना चाहिए, 15% से जो है कि अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 इसमें कह रहा है संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि डैश सतत रूप से डैश सतत के नियंत्रण और देखरेख में रहती है। तो कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 इसमें कह रहा है मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद, तो लोकसभा के प्रति होता है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 इसमें कह रहा है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है कि असत्य है। तो पहला कथन में दिया है कि मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। तो ये सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह भी सही है। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उस मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये गलत है। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायी हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है। तो ये सही है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन असत है, तो सी कथन जो है असत है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। डिस्कशन में दिया गया है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है। यानी इसका अर्थ यह है कि यदि कोई भी मंत्री मंत्रिमंडल की नीति
या निर्णय से सहमत नहीं हो तो उसे निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायी हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इसमें कह रहा है प्रधानमंत्री के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है। ठीक है, तो कह रहा है भारत में राष्ट्रपति का सरकार में स्थान सर्वोपरि है, तो ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत है। प्रधानमंत्री और किसी भी मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्री परिषद ही भंग हो जाती है। ठीक है, तो किसी भी मंत्री की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री, तो ये गलत है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है, तो ये सही है। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानून के बारे में लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करे, तो ये गलत है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन सत्य है, तो केवल सी कथन सत्य है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इसमें कह रहा है निम्न में से किस नेता ने प्रधानमंत्री को सरकार के केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी है। तो ये कौन सी नेता दी है, तो पंडित नेहरू जी दिए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में डैश मिला तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियाँ निर्विवाद रही है, तो बहुमत होगा। तो क्या हो जाएगा, बहुमत। यानी जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियाँ निर्विवाद रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थता की भूमिका निभानी पड़ती है। तो इससे प्रधानमंत्री के अनेक विशेषाधिकार जैसे मंत्रियों का चयन, उसके पद स्तर, मंत्रालय के चयन पर कुछ भी अंकुश लगा है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री सरकार की नीति कार्यक्रम को अकेले तय नहीं कर सकता है, सही है। चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं। सहयोगी दलों के बीच काफ़ी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियां बन पाती है, भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, इसमें कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन विधानसभा में बहुमत दल का होता है। तो कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि शासन के कार्यकारी अंग में निम्न में से कौन सम्मिलित होता है। तो कौन होगा, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही, उपर्युक्त सभी, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। कह रहा है शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। तो प्रतिनिधि और मंत्रीगण दोनों हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, इसमें कह रहा है संसदीय शासन में डैश प्रशासन को नियंत्रित करती है। तो कौन करता है, विधायिका जो है कि प्रशासन को नियंत्रित करती है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है कि असत्य है। तो पहला कथन में दिया है कि भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है, तो ये जो है सत्य है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्ति किया जाता है तथा उनके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है, तो ये गलत है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन असत्य है, तो केवल 2 कथन असत्य है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, इसमें कह रहा है कि IAS और IPS अधिकारी निम्न में से किस सरकार द्वारा नियुक्ति होते हैं। तो किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार के द्वारा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है। तो कह रहा है जिलाधिकारी समानता IAS स्तर का अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित होती है, तो ये सही है। IAS और IPS अधिकारी पर केवल राज्य सरकार ही उनके विरुद्ध और अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, केवल एक कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इसमें कह रहा है कि नौकरशाही से क्या तात्पर्य है। तो नौकरशाही से तात्पर्य है वह माध्यम जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियाँ जनता तक पहुँचती है, तो उसी को ही नौकरशाही कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।